हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट मैथ्स पेपर 2 का एनालिसिस करने वाले हैं। ये कंप्लीट एनालिसिस होगा इन डिटेल। जब भी फरवरी में एग्ज़ाम हुआ तो हम देखेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में किस पैटर्न से क्वेश्चंस आए हुए थे और हमारा जो सिलेबस है वो मैथ्स पेपर 2 का सिलेबस क्या है। तो मेक श्योर करिए आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहें ताकि आगे ऐसे ही वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस कि आखिरकार सीटेट पेपर 2 किसकी हम बात करने वाले हैं। सीटेट मैथ्स पेपर 2। अब हम इसका देखने वाले हैं सिलेबस कि आखिरकार सिलेबस होता क्या है। पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो टोटल 30 होते हैं। उसमें से 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके इसी सिलेबस में से आएंगे और जो 10 क्वेश्चंस आते हैं वो आपके किस में से आएंगे, पेडागॉजी से आते हैं। ओके, और जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो इसी सिलेबस से आपके आते हैं। और आपका लेवल क्या होता है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपका जो लेवल होता है वो होता है अप टू 8th NCERT से लिया जाता है, 6th 7th एंड 8th, राइट। ये आपका यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब हम कब बनाएंगे, जब हमें सिलेबस पता होगा। तो सबसे फर्स्ट काम जो होता है, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि आखिरकार हमें पढ़ना क्या क्या है। तो फर्स्ट आता है नंबर सिस्टम। इसमें सब कुछ आ जाता है, सब टॉपिक लाइक क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन आपका हो गया, नंबर्स का क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण हो गया, फ्रैक्शंस हो गए, ऑपरेशन ऑफ नंबर्स हो गए, लाइक संख्या की संक्रियाएँ, डेसिमल हो गया, एवरीथिंग जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड होता है वो सारे इस चैप्टर में आते हैं। फिर एक होता है हमारा सर्ड एंड इंडिसेस। क्या होता है, सर्ड एंड इंडिसेस, जिसको एक्सपोनेंट भी बोला जाता है, राइट। तो वो जो घातें होती हैं ना, जैसे अजीब सा दिया होता है 1/2 घात 3 का उसका क्यूब रूट, ये सब जो होते हैं वो सब किस में आते हैं, सर्ड और इंडिसेस के अंदर आते हैं। जिसमें इसको हम क्या क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ोगे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। फिर आपका आता है LCM HCF, वेरी इंपॉर्टेंट, LCM एंड HCF। नेक्स्ट आपका क्या होगा, मीन, मोड, मीडियन एंड मोड। नेक्स्ट आपका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हो गई, मेंसुरेशन हो गए, क्या, मेंसुरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मेंसुरेशन, जिसमें 2D और 3D दोनों फिगर आती हैं, 2D एंड 3D। 2D में आपके ट्रायंगल, सर्कल, ये सब आ जाते हैं, और 3D में क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर 3 आते हैं। ओके, सिर्फ 3D में आपको 3 ही पढ़ना रहता है। फिर आपकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी,
इसे हिंदी में प्रायिकता कहते हैं, और मेंसुरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति, राइट। फिर आपका आ जाता है अलजेब्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, अलजेब्रा। फिर सिमेट्री, आपकी क्या होती है, जियोमेट्री, 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 लाइन एंड एंगल्स, इसमें सब आ जाते हैं। कॉन्ग्रुएंसी आती है, कॉन्ग्रुएंसी, देन सब कुछ आ जाता है इसमें, प्रॉपर्टीज़, सिमिलैरिटीज़, पॉलीगॉन, बेसिकली किस्म के अंदर आता है, सब जियोमेट्री के पार्ट्स होते हैं। ये सारे पार्ट्स जो हैं वो आपके किसके होते हैं, जियोमेट्री के पार्ट्स होते हैं। ओके, ये अलग से नहीं होते हैं, आपके जियोमेट्री के पार्ट में ही आता है, कॉन्ग्रुएंसी, सारी चीज़ें। तो हम मेन देख रहे हैं क्या क्या होता है, ठीक है। फिर आपका आता है परसेंटेज। अब हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक के टॉपिक कौन कौन आते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में बोला जाता है। उसके बाद कितने क्या क्या बचा, हाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन बचा हुआ है, अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर आपका क्या क्या वहाँ, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। कभी कभार इसमें से भी देखने को मिल जाते हैं, ज़्यादातर तो नहीं आते हैं, डिस्टेंस। फिर एक लास्ट चैप्टर आपका और होता है डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग, कि आप डाटा को कैसे, डाटा हैंड, यहाँ पे एल बना दीजिए, हैंडलिंग। तो दीज आर द टॉपिक्स इन आवर सिलेबस। इसके सब टॉपिक्स छोटे छोटे और भी होते हैं, बट मेजरली यही टॉपिक्स होते हैं। तो अब मैंने जो भी फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था मैथ्स पेपर 2 का, मैंने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया है। हम देखते हैं कि उसमें आखिरकार किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे और पेपर का लेबल क्या होता है। हम एग्जैक्ट PYQ को सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमें लेबल पता चल सके। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, इफ़ 2x माइनस 10 डिग्री and 3x minus 50 degree are complementary angles, then the value of 4x plus 40 degree is। और अगर आपको पता है तो आप अपनी रफ में कॉपी में एक साइड लिखते जाइएगा ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। ओके, और अगर नहीं पता तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री। मैं इनके हिंदी वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखते हुए चलूँगी। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, पूरक, क्या, पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स पूरक। तो यहाँ पे बोला है कि ये दोनों पूरक कोण हैं, तो इनकी वैल्यू बताना है। अब आपको ये पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सम 2 to 90 डिग्री, ये जो पूरक कोण होते हैं उनका सम कितना होता है, 90 डिग्री है। तो अगर ये और ये 2x माइनस 10 डिग्री और प्लस आप कर दोगे 3x माइनस का 50 डिग्री, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये 90 डिग्री के इक्वल्स होगा। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 2x प्लस 3x, दिस इज़ व्हाट 5x बना। फिर माइनस 10 माइनस 50, दिस इज़ व्हाट माइनस का 60, माइनस का 50 माइनस का 10, व्हाट विल मेक माइनस का 60 इक्वल्स टू 90। अब 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90, ये माइनस उधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 90 प्लस 60। तो यहाँ से x इक्वल्स टू आप क्या दे दोगे, 9 6 15, 150 बटे का 5। अब ये कितना आ जाएगा, 30। कितना आ गया, 30। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 30। तो आप 30 रश नहीं करिएगा कि ऑप्शन में, तो आप 30 में क्लिक कर दो। हम उसने x की वैल्यू नहीं पूछी थी, उसने किसकी वैल्यू पूछी है, 4x प्लस का 40 डिग्री की वैल्यू हमें बताना है। क्या बताना है, 4x
प्लस का 40 डिग्री, तो x इक्वल्स टू कितना आया, 30 डिग्री आ गया। तब आप कर दीजिए 30 इंटू का 4 प्लस का 40, ये कितना हो गया, 4 3 12, 120 प्लस का 40, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 160 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा आया, ऑप्शन नंबर ए। ये किस में था, ज्योमेट्री में से था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था ना कि हमारा आता प्रॉपर्टीज़ पे बेस पे आता है क्वेश्चन जो आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। ये सारे क्वेश्चन किस में आते हैं, ज्योमेट्री के अंडर आते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव कर रहे हैं। इन अ quadrilateral ABCD, if A is parallel to DC, then angle B equals to 70 डिग्री and AB equals to CD, then आपको बताना है। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में क्या बोला जाता है, चतुर्भुज। क्या बोला जाता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चतुर्भुज। ओके, तो बोला है कि एक चतुर्भुज है ABCD और उसकी दो भुजाएं AB और DC जो हैं आपस में क्या है, समांतर हैं। तो कोण B 70 डिग्री है और AB और CD भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो हमें क्या पता है, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज बोथ इक्वल एंड पैरेलल, तो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल ये कैसा चतुर्भुज होता है, ये पैरेललोग्राम होता है। कैसा होता है, पैरेललोग्राम, कि अगर दो भुजाएं आपस में समांतर हैं और दो भुजाएं आपस में क्या है, समांतर हैं और बराबर हैं, जैसे AB और DC समांतर हैं और बराबर भी हैं, तो हमारा चतुर्भुज कैसा होता है, वो पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है, पैरेललोग्राम। ठीक है, हम यहाँ पे बना लेते हैं एक, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़, हाँ। तो क्या दिया हुआ है, ABCD, क्या बोला हुआ है, कोण जो आपका B है वो इक्वल्स टू कितना है, 70 डिग्री है और आपका AB और CD ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये क्या होती है कि अगर पैरेललोग्राम में की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं ना, उनका आप अगर सम करोगे तो वो 180 डिग्री बनाते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे को। अपोजिट एंगल्स मतलब ये वाला कोण B और कोण D, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि हमारे अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, और जो सप्लीमेंट्री होते हैं मतलब कि जो पूरा जो क्या होते हैं, आसन्न कोण होते हैं। जैसे कोण B और कोण C क्या है, आसन्न कोण है, कॉन्जिक्यूटिव कोण से, तो ये क्या होंगे, इनका आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप देखो कोण B प्लस अगर आप कोण C करोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो कोण B हमको पता है कितनी है, 70 डिग्री, प्लस कोण C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप कोण C निकाल लोगे, 180 माइनस का 70, दिस विल कम 110। तो यहाँ से हमारा कोण C जो है वो आ चुका है 117। और हमने पढ़ा था कि जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव, हिंदी में क्या बोला जाता है, आसन्न कोण, आसन्न कोण, उनका अगर आप सम करोगे ना तो वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण का सम करोगे, प्लस करोगे तो, ठीक है। और अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट मतलब सम्मुख, अपोजिट मतलब आसन, सम्मुख वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सम्मुख कोण, सम्मुख कैसे लिखेंगे, जस्ट अ मिनट, सम्मुख,
सम्मुख कोण जो होंगे वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ, इसमें क्या आप देखोगे कोण सी जो आया हमारा, कोण सी जो आया यहाँ पे, कोण सी आया है वो कितना आया है, 110 डिग्री, राइट। अब ये दोनों सम्मुख हैं, अपोजिट हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये भी आ जाएगा 70 डिग्री, और ए और सी बराबर है तो ये भी हो जाएगा 110 डिग्री। तो यहाँ से क्या निकल के आया, कोण ए बराबर कोण सी बराबर 110 डिग्री। ये क्या थे, सम्मुख कोण थे। क्या थे, सम्मुख कोण। सम्मुख क्यों बार बार गलत हो जा रहा है, इससे अच्छा तो अपोजिट ही लिख देती मैं। सम्मुख कोण, ठीक है। और हमारा कोण बी बराबर कोण डी, ये कितना आया था, 70 डिग्री ना, 70 डिग्री। ये भी क्या थे, सम्मुख कोण, मतलब अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, चलिए चेक कर लेते हैं। ए 70 नहीं, गलत, ए 110, सी 110, ए 110, सी 110, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो लेट्स मूव टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आया है, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये कहाँ से आया क्वेश्चन, ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट है। किसका पार्ट है, अलजेब्रा का पार्ट है। तो बोला है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस का 5, 2x प्लस 3y माइनस का 14 तो हमें अब इसे सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा, हमें सॉल्व करना होगा। कितना आया है, 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस का 5, 2x प्लस का 3y माइनस का 14। आपको ये देख के कुछ लग रहा होगा ना कि जैसे देखिए a प्लस b का अगर आप होल स्क्वायर निकालते हो तो क्या होता है, वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2a का स्क्वायर नहीं है, 2a का स्क्वायर कितना हुआ, 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर कितना हुआ, 9y स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या है, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर दिया हुआ है। वहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर प्लस का 12xy, राइट। तो अब आप इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस का 5, 2x प्लस 3y माइनस का 14, राइट। तो ये 2x प्लस 3y, यहाँ भी 2x प्लस 3y है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, लेट 2x प्लस 3y को हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं k। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, ऐसा हम क्यों मान रहे हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए और हम इसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो हम जहाँ जहाँ पे 2x प्लस 3y है वहाँ पे k पुट कर देंगे। तो k यहाँ पे आ गया, k का स्क्वायर माइनस 5k, 2x प्लस 3y था ना, तो वहाँ पे हमने k रख दिया, इक्वल्स टू माइनस 14, ठीक है। क्या आया, माइनस का 14। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, ये क्या बन गया, k स्क्वायर माइनस का 5k माइनस का 14। अब ये हमारी क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि ऐसा कौन से दो आप 14 के फैक्टर्स करोगे। कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसके आपको दो फैक्टर्स करने हैं, जिसका मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 14 आए और प्लस माइनस करने पे माइनस का 5 आए। तो इसका तो प्राइम फैक्टर 2 और 7 होते हैं, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। तो आप कर दोगे k स्क्वायर माइनस का 7k
प्लस का 2k माइनस का 14। ठीक है, फिर आप करोगे, देखो यहाँ से k बाहर ले लो तो k से k बचा माइनस का 7, यहाँ से आप 2 बाहर ले लो तो क्या बचेगा k माइनस का 2 सत्ते 14, तो k माइनस 7 और k प्लस 2। ये क्या आ गए हमारे फैक्टर्स आ गए। क्या आ गए? फैक्टर्स आ गए। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी। अब k की जगह हमने जो माना हुआ था, k हमने क्या माना हुआ था 2x प्लस का 3y, है ना। k माना हुआ था 2x प्लस 3y, तो हम पुट कर देते हैं k की जगह पे। तो क्या 2x प्लस 3y माइनस का 7, और यहाँ पे क्या है k प्लस 2 है, राइट। तो यहाँ पे रख दीजिए आप 2x प्लस 3y प्लस का 2। अब इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। 2x प्लस 3y माइनस का 7, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये 2x प्लस 3y प्लस का 2 नहीं होगा कहीं पे, यहाँ पे माइनस का 2 है, राइट, इसलिए ये गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये अलजेब्रा का पार्ट है, इसको हमें सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन रिटन इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। आरोही, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ये क्या है? आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर है। और डिसेंडिंग में क्या हो जाता है? 4 3 2 1, इसको हिंदी में अवरोही क्रम बोलते हैं। क्या बोला गया है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेक्षण। व्हाट? प्रेक्षण। प्रेक्षण। कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, और इस ऑब्जर्वेशंस जो है उसका आपको मीडियन दिया हुआ है। मीडियन को हिंदी में बोला जाता है माध्यक। व्हाट? माध्यक। तो मीडियन क्या दिया हुआ है? 61.5। देन द मीन ऑफ, मीन मतलब, मीन को हिंदी में क्या बोला जाएगा? माध्य। व्हाट? माध्य। माध्य। तो मीडियन दिया हुआ है 61.5, देन द मीन ऑफ द डाटा हमें निकालना है। तो जो ये मीडियन दिया हुआ है, मीडियन में पहले हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देख लेंगे टोटल कितने हैं। n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है n है, दिस इज इक्वल्स टू 10। और 10 क्या है? अपने आप में सम नंबर है। तो जब n जो होता है वो इवन होता है, इवन होता है, क्या होता है? इवन सम संख्या, इवन होता है, तो फिर मीडियन निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है, मीडियन, माफ कीजिएगा, मीडियन, 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 मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 प्लस n/2 प्लस 1 और अपॉन क्या कर दोगे आप? 2 से कर दोगे। ठीक है, ये होता है हमारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला इफ़ n इक्वल्स टू इवन है। अगर अब आप पूछोगे अगर n इक्वल्स टू ऑड है, देन उसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? अगर n इक्वल्स टू ऑड है, यहाँ पे हम इवन का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है इवन है। ऑड का भी मैं बता देती हूँ क्या होता है, n+1 अपॉन का 2 टर्म होती है जो। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या आया था हमारा? 10 आया था, इसलिए हम इवन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो n इक्वल्स टू हम 10 पुट कर देंगे, तो 10 अपॉन का 2 क्या आ जाएगा? 5 प्लस का 10 अपॉन का 2 करेंगे तो 5 + 1 6 अपॉन का 2, तो ये कितना आ गया? 11 बटे कितना आ गया? 11 बटे 2, है ना। और यही जो दिया हुआ है
ये जो मैंने क्या गलती की है यहाँ पे कौन बताएगा? मैंने एक सेकेंड, यहाँ पे फॉर्मूले में आप लगा दीजिए, ये टर्म का फॉर्मूला है n/2 टर्म, यहाँ पे टर्म लगती है, ठीक है। तो आपको 5th टर्म करना है प्लस का 6th टर्म, ठीक है। तो 5th टर्म कौन सी है आप देखोगे, विच वन इज द 5th टर्म? ए, राइट, 5th टर्म इज ए। फिफ्थ टर्म इज ए प्लस का 6th टर्म क्या आई है निकल के हमारी? a+3, a+3 अपॉन का 2 करोगे तो क्या हो जाएगी? 2a+3 अपॉन का 2 इक्वल्स टू करोगे, कितना दिया हुआ था मीडियन का? बेसिकली मीडियन दिया हुआ था 61.5, 61.5। डोंट वरी, मैं इसको दोबारा से समझाऊंगी, कुछ कंफ्यूजन हो गया था तो। फिर आप इसको सॉल्व कर दोगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 1 3, 2 छक्का 12, 2a इक्वल्स टू, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। a इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा? 60। a इक्वल्स टू आपका 60 आ गया। अब यहाँ पे मैंने काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया था, राइट, तो मैं इसको एक बार फिर से बताऊँगी, ठीक है, मेरी गलती है। सो लेट्स डू वन मोर टाइम। पहले मैं इसको क्या करती हूँ, इरेज कर देती हूँ, या फिर ऊपर स्पेस होगा तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे लेट्स सॉल्व इट। क्या था हमारा? ऑब्जर्वेशंस दिए हुए थे, राइट। ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं क्या क्या थे। ये दिया क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये हमारे 10 ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है, तो बोला है मीडियन। तो मीडियन का हमने देखा था फॉर्मूला, जो हमारा क्या था? मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है? मीडियन इक्वल्स होता है n/2। इसमें हमेशा लगा लेना, ये n/2 टर्म होती है, ठीक है। टर्म मैंने वहाँ पे नहीं लगाया था इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। टर्म n/2 + 1 टर्म अपॉन का 2, अगर n इक्वल्स टू इवन है तो। ये आया हमारा। और मीडियन हमारा क्वेश्चन में खुद से दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 61.5। क्या दिया हुआ है? 61.5 दिया हुआ है। दिस इज इक्वल्स टू n/2। n इक्वल्स टू कितना था? 10, तो 10/2 करोगे, टर्म हमें लेनी है, हाँ, टर्म, प्लस यहाँ पे 10/2 प्लस का 1 टर्म, याद रखिएगा हमें ये वाली टर्म लेनी होती है, अपॉन का 2। देन क्या आएगा? 5th टर्म यहाँ से निकल के आ गई, प्लस यहाँ पे 1 लगा लीजिए, 6th टर्म आ गई, अपॉन का 2। अब हम देखते हैं 5th और 6th टर्म कौन सी है। लेट्स सी। तो 5th का 1 2 3 4 5, दिस इज अवर 5th टर्म, और a+3 दिस इज अवर 6th टर्म, ठीक है। तो ये 5वां ऑब्जर्वेशन है और वो 6वां है। तो 5वां क्या आएगा? a+3 आया आपका 6th अपॉन का 2। दिस ऑल इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 61.5। ये मीडियम है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? आप क्या करोगे? 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 61.5 इंटू का 2 करोगे, 61.5 इंटू का 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2a प्लस का 3। देन क्या होगा? इसका आप डबल हो जाएगा, तो 61 का आप डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 122, और 0.1 का डबल कर दोगे तो 1, तो 123 इक्वल्स टू 2a प्लस का 3। इधर से 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 120 बचेगा इक्वल्स टू 2a। अब 2 से आप इसको काट दोगे तो 60 आ जाएगा, तो 60 इक्वल्स टू a। तो हमारी a की वैल्यू आ चुकी है कितनी? 60। तो वो हमसे क्या पूछा है? ये जो हमारे ऑब्जर्वेशंस थे, तो वहाँ पे हम जहाँ पे a लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ a लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं? ये 60 है, और दिस इज़ व्हाट? 60 + 3 63। अब हमसे क्या पूछा हुआ है? मीन पूछा हुआ है। तो बेसिकली मीन का भी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है?
हम देख लेते हैं यहाँ पे मीन इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और अपान में आप क्या करते हो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है इन सब को, किसको किसको, इन सब को ऐड करना है। 28 प्लस का यहीं पे कर देते हैं, 28 प्लस का 31 प्लस का 47 प्लस का 51 प्लस का 60 प्लस का 63 प्लस का 71 प्लस का 74 प्लस का 78 प्लस का 90। अब आपको ऐड करना है, तो अब आप ऐड करोगे तो 28 प्लस 31 आपका कितना जाएगा, 29, दिस बिकम 59। ठीक है, 59 में आपको 47 ऐड करोगे आप, प्लस का 47 ऐड करोगे, आप कैसे भी ऐड कर सकते हो, मैं ऐसे एक तरफ से ऐड करते हुए जा रही हूँ। तो 9 7 16 और 5 4 9 1 10, ठीक है, 106 हो गया ये। फिर आप 51 प्लस का 106 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 157 आपका हो जाएगा। 157 प्लस का 60 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 217 हो जाएगा। 217 प्लस का 63 करोगे तो कितना आ जाएगा, बेसिकली 280 आ जाएगा। 280 प्लस का 71 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 8 7 15 351 हो जाएगा। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 5 7 5 12 3 1 4 125 आ गया। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 8 5 13 7 2 9 1 10 503 आ गया। फिर आप इसको प्लस करोगे तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, 593 आ गया। ओके, तो हमारे ऑब्जर्वेशंस टोटल 10 थे और ऐड करने पे कितना आया है, 593 आया है। अपॉन का 10 कर दोगे तो आपका जो मीन है वो कितना आ जाएगा, 59.3। 59.3 ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इसमें मीडियन और मीन दोनों का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब अवरोही, अवरोही मतलब कि पहले सबसे बड़ा लेना है, बड़ा लेना है, मान लो 10 लेना है, फिर 9 लेना है, फिर 8 लेना है। ये क्या होता है, अवरोही क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उसको बोला गया कि आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। स्टूडेंट रोट द फॉलोइंग आंसर्स। तो उसने क्या आंसर दिया इसका, माइनस का 150, माइनस का 20, 0, 23, 46। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट ने यहाँ पे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उसको डिसेंडिंग में बोला गया लेकिन उसने असेंडिंग में लगा दिया है। क्या किया है, असेंडिंग में लगा दिया है। माइनस का 150 सबसे छोटा होगा, फिर माइनस का 20, फिर 0, फिर 23, मतलब उसने छोटे से बड़ा लिख दिया, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा। द स्टूडेंट हैज़ अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ अरेंजिंग इंटीजर्स बट ही हैज़ डन अ मिस्टेक बाई अरेंजिंग देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बिल्कुल सही, यही है आपका आंसर कि उसको इंटीजर्स तो समझ में आए हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, लेकिन डिसेंडिंग के बजाय उसने किस में लगा दिया था, असेंडिंग में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। चलिए, क्या हुआ था, द स्टूडेंट डज नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स। नहीं, उसे पता है, उसने बिल्कुल सही सबसे छोटा पहले लगाया, फिर उससे बड़ा लगाया है। द स्टूडेंट नीड्स टू रिकॉल द रूल्स ऑफ एडिशन एंड नहीं, गलत। द स्टूडेंट हैज़ रिटन द नंबर्स इन करेक्ट ऑर्डर, नो, रॉन्ग। तो फर्स्ट सही है, उसे डिसेंडिंग में लगाना था तो उसने असेंडिंग में लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज माइनस का 40 अपॉन का 3 if one of them is minus का 5 upon का 2 and the reciprocal of the other is x, then find the value of 8x plus का 2 की होल 1/4। तो आपको बेसिकली क्या करना कि दो रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, क्या है, 2 रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं। फिर इफ़ एक दिया हुआ है 5/2 तो रेसिप्रोकल ऑफ द अदर नंबर मान लेते हैं। दूसरा जो हमारा नंबर है वो क्या है, n है, ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, n।
और जो n है तो माइनस का 5/2 इंटू का n करोगे, प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है माइनस का 40 अपॉन का 3। अब आप इसको सॉल्व कर लो, माइनस से आपका माइनस कट गया, 5 अट्ठे 40 और आपकी जो n की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 8 दूनी 16/3। जो दूसरा नंबर है वो कितना है 16 अपॉन का 3। अब आगे बोला गया द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज अदर इज x। रेसिप्रोकल मीन्स 1/n करोगे है ना आप उल्टा, ये दिस इज व्हाट x। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ से x निकालोगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 अपॉन का 16। 1/x है तो यहाँ से 3 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, राइट। फिर आगे क्या बोला है कि हमें फाइंड आउट करना है 8x। इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसका इसमें गुणा कर देते हैं और जो आता है उसको इससे ऐड कर देते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 4 दूनी 8 + 1 9, 9/4 आ गया। तो हमें क्या करना है 5x + 9/4 सॉल्व करना है। 8x x की जगह पे क्या लिखेंगे 3 अपॉन का 16 प्लस का 9/4, 8 दूनी 16, 3/2 प्लस 9/4। अब आप सॉल्व कर दो इसको, तो यहाँ पे ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6/4 प्लस 9/4, 9 6 15/4। आपका क्या आ गया आंसर, ऑप्शन में है क्या 15/4, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे हमें इनको सॉल्व करना होता है, राइट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा पर्टिकुलरली कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ मैं उसमें उस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुकूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर्स ऑफ 2 सर्कुलर fields is C1 and C2 are 40 pi meter and 96 pi meter respectively. What is the ratio of the third circular field C3 whose area is equal to the sum of the areas of C1 and C2? क्या बताया गया, बेसिकली सर्कमफेरेंस दी गई है कि पेरीमीटर जो है टोटल मतलब आप बताओगे परिमाप जो है वो 2 सर्कल्स का दिया हुआ है, आपको तीसरे की एरिया बताया गया है कि सेम है दोनों के सर्कल के एरिया के योग से, तो आपको थर्ड वाले का रेडियस पूछा गया। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का अगर पेरीमीटर आप निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो इसी फॉर्मूले से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो C1 का हम मान लेते हैं r को, इसका r1 मान लेते हैं, ठीक है। C1 की जो रेडियस है तो हम क्या मान लेंगे r1 एंड C2 की जो रेडियस है हम मान लेते हैं r2। ओके, एंड C3 की रेडियस हम क्या मान लेते हैं r3, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 2π r1 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 40 पाई, यहाँ से पाई से आप पाइप काट दो, 2 से इसको काट दो 20 बार, तो r1 इक्वल्स टू कितना आ गया 20। तो फर्स्ट की रेडियस कितनी आ गई 20। देन अब C2 की रेडियस हम निकाल लेते हैं 2π, r2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 96 पाई। तो यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, 2 से इसको आप काट दोगे तो r2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 48। r2 इक्वल्स टू कितना आ गया 48, राइट। अब क्या बोला हुआ है एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का अगर आप एरिया निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होता है πr²। तो इन दोनों का C1 प्लस बोला हुआ है कि C1 प्लस का C2 करोगे ना तो वो C3 के एरिया के बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ से πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर इक्वल्स टू πr3 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हम पाई काट देते हैं, ठीक है, तीनों जगह पाई है तो क्या मतलब काट ही देते हैं। अब r1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 का स्क्वायर करेंगे हम, 20 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, r2 कितनी आई है 48,
48 का स्क्वायर इक्वल्स टू R3 का स्क्वायर। सो लेट्स सॉल्व इट। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304। कैसे निकालेंगे अगर जिसे नहीं आता है तो 48 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं देखिए 48 किसके करीब है 50 के, तो हम बेस किसको मानेंगे 50 के करीब है ना, तो क्या करेंगे बेस 50 के करीब है, कितना कम है 2 कम है ना, 48 50 से कितना कम है 2, तो 2 का हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आता है 4, तो हम लास्ट में क्या हमें 2 डिजिट लिखनी है तो 4 आया तो हम क्या लिख देंगे 04। और फिर जितना कम था 2 कम था ना तो वो हम 25 से माइनस कर देते हैं, तो कितना माइनस करने पे कितना आएगा 23, तो ये हमारा स्क्वायर आ जाता है। कैसे करेंगे 48 है, 48 में कितना कम है 50 से 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, हमें 2 डिजिट लिखनी होती है तो हम 0 आगे ऐड कर देंगे तो 04, फिर कितना कम था 2 कम था तो 25 से हम उसको माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 25 माइनस का 2 23, तो हमारा 2304 आ गया कितना स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू R3 का स्क्वायर। अब आप इसको ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 2704 इक्वल्स टू R3 का स्क्वायर। तो ये आप देखोगे फिर जब यहाँ से R3 आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा √2704, ये क्या होता है ये 52 का स्क्वायर होता है। तो आपकी R3 कितनी आ गई, रेडियस बेसिकली कितनी आ गई है 52। अब आपको अगर 52 का, चलिए इसी बेस से हम क्या करते हैं 52 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं 52 का स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे 52 किससे ज़्यादा, 50 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, 2 डिजिट लिखते हैं तो कितना लिख देंगे 04। अब 2 ज़्यादा है तो 25 में प्लस का 2 करोगे तो 26 1 27, यहाँ पे 2 कम था इसलिए हम 25 से 2 कम कर रहे थे, यहाँ पे ज़्यादा है 2 से तो 25 में हम 2 ज़्यादा करेंगे, तो जो हमारा 52 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2704। ओके, दिस इज हाउ वी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं, ऑन विच न्यूमरेशन सिस्टम द क्लॉक्स आर बेस्ड। तो कौन सी पद्धति पे हमारी क्लॉक्स होती हैं वो बेस्ड होती हैं, तो ये हमारी होती हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम पे, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 60 सेकंड्स होते हैं। बेसिकली 1 आवर इक्वल्स टू क्या होता है 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है 60 सेकंड्स, ये सब होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम पे आधारित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर कैन बी साइड ऑफ अ राइट एंगल्स। ओके, राइट एंगल का बेसिकली आपको बताना है कि इनमें से कौन सी साइड हो सकती है वो राइट एंगल हो सकती है। राइट एंगल का मतलब आपको पता है ना, राइट एंगल का मतलब होता है कि जिसके एक कोण कितना हो 90 डिग्री का हो, क्या हो एक कोण हमारा कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का हो। लेट्स राइट ऐसे बना, क्या हो रहा है जस्ट अ मिनट, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गई है। ये होता है हमारा राइट एंगल। ठीक है, इसको आप नहीं कंसीडर करना, मान लो ABC है, इसको मिटा के देखती हूँ मिट जाएगा क्या, पूरे मिट गया। ABC इसमें जो है ये 90 डिग्री है राइट, तो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे कि एक जो AC का स्क्वायर क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। और AC कौन सी भुजा होती है, जो बड़ी वाली भुजा है। तो इन सब ऑप्शंस में हम रख के चेक करेंगे, इन सब में बड़ी वाली भुजा कौन सी थी 20, तो हम देखेंगे 20 का स्क्वायर कितना होएगा 400 प्लस नहीं इक्वल्स का आप साइन लगाओ, क्या देखो इन दोनों संख्याओं का योग जो है वो क्या 400 के बराबर है। 18 का स्क्वायर कितना आएगा 324, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, सारा नहीं आपको ऐड करना है, आप यूनिट डिजिट सही कर सकोगे, 0 है यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आएगी, नहीं होगा, ये गलत हो गया। इसको चेक करो, बड़ी संख्या कौन सी है 32, 32 का स्क्वायर कितना होता है 32 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 1024। अब यहाँ पे आप देखो 30 का स्क्वायर करोगे 900, 16 का स्क्वायर करोगे 256, यूनिट डिजिट से ही पता चल रहा है 6 आ रहा है 4 आ रहा है, नहीं है इक्वल, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट आप चेक करो
12, 50, 44, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। 44 का स्क्वायर अगर आप करने चाहोगे तो कितना होगा, इस तुरंत से निकाल लोगे आप, वही जो मैंने भी ट्रिक बताई थी कि 44 50 से कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 25 में से 6 माइनस कर दोगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का करोगे आप 12 का स्क्वायर 144, देखो आ रहा है क्या, ये भी नहीं आ रहा है ना, तो ये भी गलत हो गया, नहीं आ रहा है ना। 44 6 25 से 6 कम करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम नंबर 4 में चलते हैं। नंबर 4 का देखो यहाँ पे फिर से 50 है, 50 का स्क्वायर कितना आएगा 2500। दिस इज इक्वल्स टू 48 का स्क्वायर कितना आया था, हमने अभी किया था ना 2304 प्लस 14 का स्क्वायर, दिस इज व्हाट 196। अब देखिए क्या आ रहा है 23 2 4 2500, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें चेक करना था, राइट। आप यूनिट डिजिट की हेल्प से इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते थे। 2 में फंसते आप तो 2 को आप चेक कर लेते इंडिविजुअल, और फर्स्ट और सेकंड को तो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है, इनमें से प्रॉब्लम्स में से कौन सी है कि एक दूसरे से क्या है इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब रिलेटेड है। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन द फिगर, अगर आप किसी बच्चे से पूछते हो कि सिमेट्री फिगर में कितनी है, नहीं। राइट योर नेम एंड ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन ईच अल्फ़ाबेट वेयर एवर पॉसिबल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप उसका नेम बोल रहे हैं तो इससे लिंग्विस्टिक भी उसकी इम्प्रूव होएगी, भाषा का ज्ञान होगा, और सिमेट्री पूछ रहे हैं तो उससे उसका मैथमेटिकल भी उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, तो ये ऑप्शन नंबर A1 इज रॉन्ग एंड 2 इज करेक्ट। यहाँ पे फर्दर ड्रॉ द सिमेट्री इन अ गिवन, सिमेट्री नहीं, सिर्फ मैथमेटिकल का यूज़ हो रहा है, मिरर इमेज भी नहीं, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम का नज़रिया देखा जा रहा है, तो सेकंड इज करेक्ट, उसमें लिंग्विस्टिक भी उसका इम्प्रूव होगा और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी इम्प्रूव होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and D आर 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट BC, आपको बताना है कि सच दैट AB इक्वल्स टू 5, AC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, BD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और CD इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, इनमें से फिर क्या सही है, आपको ये बेसिकली बताना है। तो इसको आपको क्या करना है, अब जैसे क्या क्या दिया हुआ है, आप ऐसे अगर देखो A B C, एक और अगर आप छोटा सा, आप बस मैं यहाँ पे समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है, BCD, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, ज़्यादा तरीके से समझ आएगा। BCD क्या बोला, AB इक्वल्स टू 5, क्या बोला गया है, AB इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, DC CD, DC ये वाली CD जो भी आप बोलो, ये भी 5 दी हुई है, CD इक्वल्स टू 5 दी हुई है आपकी, इसका मतलब क्या हुआ, AB इक्वल्स टू CD दिया हुआ है, राइट। नंबर 2 में चलते हैं, AC दिया हुआ है, AC इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, एंड DB इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, DB इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या आपको पता चल रहा है कि AC इक्वल्स टू DB है, क्या पता चल रहा है, AC इक्वल्स टू DB, ठीक है। बोथ ट्राइंगल शेयर द साइड, दोनों ट्राइंगल क्या है साइड शेयर कर रहे हैं, तो जैसे BC BC CB, राइट। तो जब ये सिंस 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ट्राइंगल और कॉन्ग्रुगेट बाय साइड साइड एंड साइड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3rd, यहाँ पे SSS फॉर क्या है साइड साइड साइड, ओके।
यहाँ पे ट्राइंगल्स क्या हैं, सेम है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ़ a प्लस बी इक्वल्स टू 17/6 दिया हुआ है एंड ए बी इक्वल्स टू 2, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला पता है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कौन सा फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। अब आपको इसमें पुट कर देना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 17/6 का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। 4ab की जगह पे कितना दिया हुआ है 2 आपको रख देना है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो 17 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 289/6 का स्क्वायर कितना करोगे 36 माइनस का 4 दूनी 8। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या करोगे, ऊपर नीचे यहाँ पे 36 से आप हर सेम कर लोगे तो कितना हो जाएगा 289 माइनस का 36 इंटू का 8 कितना जाएगा 288/36। दिस विल कम 1/36। आप a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल रहे थे ना, ये क्या था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपको a माइनस बी चाहिए था। दिस विल कम √1/36। तो इसमें से क्या बाहर आ जाएगा 1/6। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बेसिकली 1 माइनस बी इक्वल्स टू ये जो बाहर आया है वो क्या आया है प्लस माइनस 36 आया है। क्या आया है प्लस माइनस 36 आया है। तो यहाँ पे चाहे अगर -1/6 रहता तो वो भी आपका आंसर होता। तो यहाँ पे प्लस 1/6 है तो प्लस का 1/6 ऑप्शन में है तो वही आंसर होगा। अगर माइनस का 1/6 होता तो वो भी आपका आंसर होता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनू लॉसेस 15% बाय सेलिंग एन आर्टिकल। आप लिख रहे हो ना रफ में कि कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन है, राइट। आप काउंट करते जाना, फिर लास्ट में हम देखेंगे कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए थे। तो रेनू लॉसेस 15% बाय सेलिंग इन आर्टिकल ए फॉर रुपीज़ इतना एंड गेन 12% में बेचती है तो उसको गेन होता है 12% का अगर वो 616 रुपये में बेचती है। तो अगर दोनों को सेल कर देती है वो कितने पे 1180 रुपीज़ में, देन हर परसेंटेज गेन इज फर्स्ट व्हाट वी नो इज़ कि रेनू को 15% का लॉस हो रहा है। 15% मीन्स कितना होता है 15/100 कर लोगे, जिसको नहीं पता है तो क्या हो जाएगा 5 3 15 और 20। मतलब कि CP SP का रेशियो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, राइट। ऐसे लिख देती हूँ CP अपॉन का SP। दिस इज़ व्हाट कि 20 रुपये में बेची है तो उसको कितने का लॉस हो रहा है 3 का। तो SP कितनी हो जाएगी 17 और CP कितनी हो जाएगी 20। जब 17 रुपये में बेच रही है तब तो 3 रुपये का लॉस हो रहा है ना। तो ये 17 जो रुपये में बेच रही है वो 17 की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 17 = 382.5। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो को पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो नीचे लगा दो 100 से, या फिर एक तरीका है कि आप देखो 382 लिखा हुआ है ना 0.50, आपको पता है कि 1/2 = होता है 0.5। तो आप इसको 0.5 को लिख सकते हो 382 को क्या लिख सकते हो 1/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करोगे, जितना आएगा +1 करोगे। तो क्या करोगे 2 दूनी 4 38 दूना 76 प्लस का 1 अपॉन का 2। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा 576 अपॉन का 2। तो आप सिंपली यहाँ पे इसको काटोगे तब इतना आएगा, और यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि 17 = कितना दिया हुआ है 765 अपॉन का 2। आप इसको काट देते 17 चौको 68 69 70 8 17 पन्ना 85। तो एक की वैल्यू जो है आपको कितनी आ गई है 45 अपॉन का 2। तो हमें CP निकालना है ना 20 की वैल्यू चाहिए। तो 20 = कितना हो जाएगा, आप 45 अपॉन का 2 इंटू का 20 कर दोगे
तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया 450। तो जो रेनू के लिए CP था वो कितना आया 450। दिस इज CP फॉर रेनू, कितना आया 450, राइट। एक और सिनेरियो दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है कि अगर 12% गेन पर बेचेगी, नहीं आर्टिकल ए बी, आप रेनू के बजाय यहाँ पे आर्टिकल लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ए और बी 2 आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो CP आर्टिकल ए की CP कितनी आ गई, इतनी। अभी हमें बी की भी दी हुई है, बी की क्या दी हुई है कि 12% अगर वो बेच रही है तो 12% में क्या होगा, 4 3 12, 3/25, मतलब कि 25 का सामान 3 रुपये प्रॉफिट कमा के वो 28 में बेच रही है, राइट। तो ये 28 जो है हमारा, वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 616। आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 28 दूना 56, 5 बचा, 28 दूना 56, एक की वैल्यू कितनी आ गई 22। तो CP हमने 25 माना था, तो आप इसमें क्या करोगे 25 इंटू का 22 कर दोगे, तो आपका ये कितना आ जाएगा 550। टोटल CP अगर हम देखें तो हमारा कितना आ गया है, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1000। उसने टोटल बेचा कितने में था 1180। SP कितना है आपका 1180। यहाँ से आपने प्रॉफिट कितना कमाया 180, किस पे कमाया है 1000 पे, इंटू का 100 कर दो, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। बेसिकली कितना है आपका 18%। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, 18% उसने प्रॉफिट गेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स आर करेक्ट। कि प्रोजेक्ट मेथड के हिसाब से कौन सा सही है। इट इज़ बेस्ड ऑन द लर्निंग बाय डूइंग, कि ये लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड है। फिर नेक्स्ट है, इट इज़ मेथड इन विच द रोल ऑफ द लर्नर इज मिनिमम, लर्नर का जो रोल है वो मिनिमम है। इट इज़ द मेथड विच टर्न्स द लर्नर इनटू डिस्कवरर, लर्नर को डिस्कवरर में कन्वर्ट करती है। ऑलवेज बेस्ड ऑन रिडक्शन। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट मेथड होती क्या है, प्रोजेक्ट मेथड क्या होती है, राइट। तभी आप सवाल का जवाब दे पाओगे, प्रोजेक्ट मेथड। तो बेसिकली प्रोजेक्ट मेथड जो होती है ना, वो क्या होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है। क्या होती है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है, जो किस में बेस होती है, प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड होती है, कि प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड होती है, कि आप करके प्रोजेक्ट बना के सीख रहे हो चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीक़ों से, सिर्फ थ्योरी नहीं रीड कर रहे हो, उसको आप प्रोजेक्ट के थ्रू भी लर्न कर रहे हो, आप लर्निंग बाय डूइंग। तो ए इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। लर्नर का जो रोल होता है वो मिनिमम होता है, यहाँ पे मिनिमम निगेटिव वर्ड आ गया, नहीं। नेक्स्ट है, इट इज़ मैथड विच टर्न्स द लर्नर इनटू डिस्कवरर, बिल्कुल सही, कि लर्नर को क्या डिस्कवरर बना देती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन रिडक्शन, नो। तो ए एंड सी सही है। कौन से ऑप्शन में है, ए एंड सी, थर्ड ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ स्विमिंग पूल इज 20 मीटर इन लेंथ, 15 मीटर इन ब्रेथ एंड 4 मीटर इन डेप्थ। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल्स। अच्छा, तो बेसिकली क्यूबॉइड की बात हो रही है कि उसका लेंथ कितना दिया हुआ है आपको, लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर दिया हुआ है। ब्रेथ कितनी दी हुई है, ब्रीथ इक्वल टू 15 मीटर आपकी दी हुई है। एंड हाइट इक्वल्स टू कितना है 4 मीटर। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स फ्लोर। तो पहले आप फ्लोर की निकाल लोगे, आपको पहले एरिया निकालना पड़ेगा फ्लोर का और वॉल्स का, देन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 42 से, तभी आप पैसा टोटल बता पाओगे, राइट। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना होता है, अगर आप निकालोगे एरिया ऑफ फ्लोर, वो कितना होगा
L इंटू बी। देखो बेसिकली अगर आप एक क्यूबॉइड बनाओगे यहाँ पे, देखो ये फ्लोर है, ये वाला फ्लोर है, तो ये आपका क्या है, L है, और क्या है, B है ना। तो फ्लोर का क्या हो जाएगा, L इंटू बी। ये बेसिकली रेक्टेंगल बना रहा है ना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो L इंटू बी होता है इसका एरिया। तो वो कितना आ जाएगा, लंबाई कितनी दी हुई है आपकी 20 और चौड़ाई कितनी दी हुई है 15। तो दिस विल व्हाट, 15 दूना 30, 300 मीटर आप स्क्वायर क्या आ गया आपका, एरिया ऑफ फ्लोर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ वॉल्स निकालना है। क्या निकालना है, सेकंड थिंग, एरिया ऑफ वॉल्स, एरिया ऑफ वॉल्स। उसके लिए क्या है, एरिया ऑफ वॉल्स मतलब ये वाली, मैं कलर चेंज करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। देखो ये वाला, ये जो पूरा पार्ट है, ये दिस इज, ये एक बॉल हो गई, ये वाली ये दूसरी बॉल हो गई, ये थर्ड बॉल हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक जो है, और ये आपकी फोर्थ बॉल हो गई। बेसिकली अगर आप एक रूम में बैठे हुए हो तो उसको देखो, अब 4 दीवारें हो गई ना, वो क्या हो गई, बॉल्स हो गई। तो उसका एरिया निकालना है। हम फ्लोर का एरिया ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें ये इस वाली फ्लोर का, ये रूफ का नहीं, ये आप रूफ मत समझना, ये इस वाले बॉल का, ये दिस वन, ये बॉल, ये बॉल, ठीक है, बॉल का हम निकाल रहे हैं। तो ये बॉल, ये बॉल, ये बॉल, ये बॉल, राइट। तो देखो इस बॉल का अगर आप निकालोगे तो ये लंबाई है और ये क्या है, हाइट है। ये क्या है, लंबाई और हाइट, तो क्या हो जाएगा, L इंटू एच प्लस इस वाली बॉल का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, B इंटू एच। मैं आपको फॉर्मूला ना बता के डायरेक्ट इसका समझाई दे रही हूँ कैसा होता है। फिर ये वाली बॉल का L इंटू एच फिर से, प्लस इस वाली बॉल का क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, बी इंटू एच। अब आप इसको देखोगे तो आपका कितना निकल के आएगा, LH LH 2LH प्लस BH BH 2BH। यहाँ से आप 2H बाहर ले लोगे तो आपको क्या बचेगा, 2H आपने बाहर लिया है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, L प्लस B। मैं L बोल रही हूँ, बना 2 रही हूँ। क्या बचा, L प्लस B, राइट। तो बेसिकली क्या है आपका, 2H L प्लस B, ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ वॉल्स निकालने का। अब यहाँ पे नंबर्स आप पुट कर दो, 2 की जगह पे 2 रख दो। H हमारा कितना दिया हुआ था, H इज व्हाट, 4 मीटर, H इज व्हाट, 4 मीटर। 4 मीटर आपका ये दिया हुआ है, L कितनी दी हुई है, L इज 20 एंड 15 ना, 20 प्लस का 15, सॉल्व कर दो, 4 दूनी 8 गुणे का 35, 35 अट्ठे कितना होएगा आपका, 280। ये कितना आया, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी यार मीटर स्क्वायर बेसिकली आया हुआ है, मीटर में दिया हुआ था ना, तो मीटर स्क्वायर आपका आ गया। अब टोटल हमारा एरिया कितना आया, हमने फ्लोर का एरिया निकाला था तो कितना आया था, 300, राइट। बॉल्स का निकाला तो कितना आया, 280। ये टोटल मिला के कितना हो गया, 580। जो 580 आया, अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट मतलब एरिया इंटू का प्राइस, तो 580 इंटू का प्राइस कितना दिया हुआ था, 42 रुपीज़ पर मीटर, राइट। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 580 गुणे का 42 आपको करना है।
तो आप करोगे यहाँ पे साइड में आप कर लो 58 इंटू का 42, 8 दूनी 16, 1 5 दूनी 10 और 8 चौक 32, 10 42 और 1 43, 8 को आ गया 4, 5 चौक को 20 और 4 24। तो आप पे कितना आ गया 24 36 और एक ज़ीरो आप पुट कर दो, तो ये हमारा आ गया पैसा 24 360। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे हमें निकालना होता है कि हमें बोला हुआ था फ्लोर का और वॉल का प्लास्टर करने पे कितना खर्च आएगा, तो हमने पहले फ्लोर का एरिया निकाल लिया, फिर हमने वॉल का एरिया निकाल लिया, फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया, फिर उसको 42 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आ गया ओवरऑल जो प्लास्टरिंग का हमारा खर्च आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट पैटर्न्स इज़ कंसीडर्ड इसेंशियल फॉर टीचिंग अलजेब्रा, कि पैटर्न्स के बारे में पढ़ाना अलजेब्रा सीखने के लिए इसेंशियल माना जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट रीजन फॉर द गिवन स्टेटमेंट, कि कौन सा रीजन सही है इस स्टेटमेंट के लिए। तो बेसिकली जो अलजेब्रा होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बीज गणित, राइट। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव, कि हम संख्याओं को और उनके बीच के रिलेशन को सामान्य नियमों के या फिर वेरिएबल्स का यूज करके उनको हम व्यक्त किया जा सके, जिसको क्या बोला जाता है, सामान्यीकरण बोला जाता है। सामान्यीकरण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन, दिस इज व्हाट, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण। तो यही दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2, पैटर्न्स आर एसोसिएटेड विथ जर्नलाइजेशन, इसे सामान्यीकरण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर प्रपोज्ड। ये सारे जो क्वेश्चन थ्योरी वाले देख रहे हो ये पेडागॉजी में से आए हुए हैं। तो 30 में से हमने स्प्लिट किया था ना कि 20 मार्क्स हमारे टॉपिक्स में से आते हैं मैथ से, और 10 मार्क्स जो होते हैं वो पेडागॉजी के आते हैं। तो ये सारे पेडागॉजी के क्वेश्चन है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का पर्पस कौन सा है, तो उसके लिए आप फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको जानना चाहिए क्या होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली क्या होता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए असेसमेंट कर रहे हो आप। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन इंटीग्रल ऑन गोइंग पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, की ऑन गोइंग पार्ट होता है। तो इसके बारे में कौन कौन सा सही है देख लेते हैं। मेकिंग असेसमेंट अ पार्ट ऑफ टीचिंग, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि टीचिंग में यूज हो रहा है ना, इंस्ट्रक्शनल, मतलब आप जब इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो आप यूज कर रहे हो, तो दिस इज इंक्लूडेड, राइट। नेक्स्ट है रैंकिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, नो। फिर क्या है प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को आप लर्निंग का फीडबैक भी प्रोवाइड करते हो, राइट, बिल्कुल करते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी करेक्ट, ए और सी बोथ आर राइट। दिस इज आर फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि आप इन्वॉल्व रहते हो टीचिंग में भी और लर्नर्स की ग्रोथ में भी, उसको फीडबैक भी देते हो। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए इसका यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, कौन सा सही है। अ नंबर नेवर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर, कि एक नंबर है वो कभी भी स्क्वायर को अपने एक्सीड नहीं करता है। क्या ये कथन सत्य है, देख लेते हैं। अगर आप अचानक से देखोगे, जैसे अगर आप नंबर्स 1 2 3 लोगे तो आप देखोगे हाँ बिल्कुल सही है, 9 एक्सीड तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे छोटे है, तो एक्सीड मतलब बड़ा नहीं हो रहा है, उससे आगे नहीं जा रहा है। लेकिन जब आप नंबर कोई लोगे वो होगा 0 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब कि 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, मतलब नेगेटिव नहीं है। जैसे 0.5 हो गया, 0.1 हो गया, ये सारे नंबर्स आएंगे तो वो उस केस में ये वाला जो स्क्वायर वाला है वो फंडा गलत हो जाता है। जैसे देखो 0.5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये कितना होता है 0.25 होता है। तो 0.5 से 0.25 जो है आपका वो क्या हो गया, छोटा हो गया ना। तो ये नंबर बोला था कि नेवर एक्सीड्स इट्स स्क्वायर, तो क्या ये सही बोला था कि गलत बोला था, गलत था, है ना। स्क्वायर इज क्या हो गया, स्मॉलर हो गया।
किससे हो गया, नंबर से हो गया। तो एक्सीड कर रहा है नंबर, यहाँ पे बोला था नेवर एक्सीड्स, तो रॉन्ग हो गया, ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट है ऑल नेगेटिव नंबर्स एक्सीड्स देयर क्यूब, सारे के सारे जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो अपने क्यूब्स को एक्सीड करते हैं। क्या ये सही है? अगर आप देखोगे कि -2 का क्यूब करोगे तो -8 आता है, इस हिसाब में तो सही है कि -2 आपका बड़ा है -8 से। लेकिन अगर वहीं आप 0.5 का क्यूब कर रहे हो, फर्दर हम ये वाला कंडीशन लेते हैं कि 0.5 का कर रहे हो क्यूब, तो कितना आ जाएगा 0.125। तो इस कंडीशन में ये तो बड़ा हो गया ना, दिस इज ग्रेटर देन दिस, क्योंकि ये 1 के ज्यादा करीब है। अगर आप नेगेटिव ले रहे हो ना तो माइनस का साइन लगा दो, ये ज्यादा करीब है तो ये छोटा हो गया। तो बोला है कि नेगेटिव ऑलवेज एक्सीड, हमेशा बड़े होते हैं, नहीं ये तो रॉन्ग है, यहाँ पे तो ये बड़ा है 0.125, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अ नंबर नेवर एक्सीड्स इट्स क्यूब, एक जो नंबर होता है वो अपने क्यूब को कभी एक्सीड नहीं करता। हमने अभी देखा कि एक्सीड कर जाता है, जैसे यहाँ पे फर्दर आप ले लोगे, किसका क्यूब ले लोगे, आप ले लोगे यहाँ पे 0.5 का क्यूब ले लोगे तो कितना आएगा 0.125, इसका क्यूब आएगा। तो 0.15 इज ग्रेटर देन 0.125, राइट। तो यहाँ पे एक्सीड कर गया, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर, की अगर किसी भी प्राइम नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो एक रेशनल नंबर नहीं होता। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये कि अगर आप अंडर रूट स्क्वायर रूट आप एक प्राइम नंबर निकालते हो तो वो नंबर जो है वो ऑलवेज भी इरेशनल, ऐसा नहीं हो तो वो प्राइम नंबर ही ना बने। तो ऑप्शन नंबर 3 इज बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है डी ओनली, तो डी ओनली इज करेक्ट, अदर 3 आर फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ प्रूफ फॉर प्रोवाइडिंग √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो कौन सी अप्रोप्रिएट है कि मेथड ऑफ प्रूफ है जिसको आप √2 इज एन इरेशनल, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन की मेथड बोला जाता है, जिसमें आप अज्यूम करते हो कि √2 है वो रेशनल है, फिर आप आगे उसको सॉल्व करके प्रूफ करते हो कि वो इरेशनल है, क्योंकि वो वहाँ पे रेशनल प्रूफ नहीं होती है, इसको कॉन्ट्राडिक्शन की मेथड बोला जाता है। नेक्स्ट है राजीव इन्वेस्टेड ₹7,000 इट बी 20% पर एनम फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पे CI से सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट का, बेसिकली हाफ ईयरली पे, कि उसने 7,000 20% पे 1.5 साल के लिए लगाया है, और उसके दोस्त अमित ने 8,000 10% के लिए 2 वर्ष के लिए कंपाउंडेड एनुअली लगाया है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय राजीव एंड अमित इन मैच्योरिटी, ये दोनों का डिफरेंस हमें बताना है कि जो CI उनको मिलेगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट। हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयरली मतलब 12 महीने होते हैं, तो उसका हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 मंथ आ जाएगा, 6 मंथ्स आ जाएगा, राइट। तो 6 मंथ में एक बार आपको इंटरेस्ट आप लगाते हो, क्या करते हो, 6 मंथ में आप एक बार इंटरेस्ट काउंट करोगे 1 टाइम, 12 मंथ्स में आप 2 टाइम काउंट करते हो, 18 मंथ्स में आप क्या करते हो, 3 टाइम्स काउंट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका होता है कि आप कितनी बार लगाओगे, और जो रेट होता है ना उसको हम डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। सपोज यहाँ पे कितनी दी हुई है, 20% दिया हुआ है, तो रेट को हम क्या करते हैं, अपॉन का 2 कर देते हैं, क्योंकि ये 1 साल की रेट होती है 20%, तो आधे साल में आधी हो जाएगी तो 10% बन जाएगी। और आप इसको यहाँ पे जो टाइम पीरियड है उसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो 1.5 साल में कितने 6 महीने होते हैं, 3 बार होंगे ना, या फिर 2 एकम 2 + 1 3, 3/2 आ गया आपका। अब आप इंटू का 12 कर दोगे, क्योंकि 12 महीनों में कन्वर्ट कर रहे हो, तो 2 × 12 6 × 3 = 18, मतलब कितने हो गए, 18 मंथ हो गए, मतलब 3 बार लगेगा। तो 10% के हिसाब से आपको 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10 से 1 का इंटरेस्ट 11 एक बार हुआ, 10 से 11
10 से 11। आपका अमाउंट 1000 से 11 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कितना है, 31। इतना हो रहा है। आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 331 का इंटरेस्ट मिल रहा है। किस पे मिल रहा है, 1000 पे। जो हमने 1000 माना था, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 7000 दिया हुआ है। बेसिकली ये कितने टाइम्स हो रहा है, 7 टाइम्स हो रहा है। तो इंटरेस्ट भी हमारी 7 टाइम्स हो जाएगी। तो हमारा जो CI यहाँ से निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 2 और 7 त्रिक 21, 22, 23। अब हम निकाल लेते हैं एक दूसरा जो हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट 8000 में कितने 12% के हिसाब से था, 8000 में 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए। तो आपको तो 10% का याद ही हो गया होगा कि 21% होता है, मगर फिर भी हम निकाल लेते हैं कि यहाँ पे जब 2 साल का हो तो हम सक्सेसिव लगा लेते हैं। तो 10 + 10 + 10 इंटू 10 अपॉन का 100, तो 20 प्लस का 100 अपॉन का 100। यहाँ पे प्लस का साइन लगा लीजिएगा, ये इंटू का साइन लग रहा है। किसका लगाना है आपको, प्लस का। तो ये आपका 100 से कट गया 121% आ गया। तो आप डायरेक्टली 8000 का क्या करोगे, 21% निकाल लोगे, बटे का 100। ये कितना आ जाएगा आपका, 0 से अब 0 काट दो, 1 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680 आ गया दूसरे का इंटरेस्ट। अब आपको डिफरेंस निकालना है, तो आप माइनस कर दोगे 1680, 7 3 7 3 3 6, बेसिकली कितने 637 रुपये आपका आ गया आंसर। ये ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड, वो किस में से था क्वेश्चन, जो जिसको अभी हमने जस्ट सॉल्व करा है वो CI में से था, कंपाउंड इंटरेस्ट से था, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन है, राइट। तो दिया हुआ है कि मंथ्स दिए हुए हैं और कंप्यूटर सोल्ड हुए कितने कितने हर एक मंथ्स में, वो दिया हुआ है। फिर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इन मार्च एंड जनवरी। बेसिकली मार्च और जनवरी का सेंट्रल एंगल का डिफरेंस हमसे पूछा हुआ है, मार्च एंड जनवरी का। तो ये डिफरेंस कितना दिया हुआ है, हम कितना देख लेते हैं, आपको 340 का हमें निकालना है बेसिकली। तो इसका 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे निकालो कि पहले आप मार्च का सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करो, फिर जनवरी का सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करो, फिर माइनस करो। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली 340 को ही सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि टोटल अपने आप में कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री है, वो टोटल अमाउंट बराबर होगी जितने कंप्यूटर सॉल्व हुए होंगे। तो टोटल कितने कंप्यूटर सॉल्व हुए हैं यहाँ से हम निकाल लेंगे, 7 5 12, 12 8 20, मतलब 2040। 2040 इतने में आ गया, यहाँ पे आप लिख लो 2040। अब 8 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो गया, 2300। और अब आप क्या करो, इसको ऐड कर दो, 5 2 7, 9 7 16, 5 ऐसे, मतलब 50 मैंने 20 किया तो 70 आया, 70 + 90 किया तो 160 आया। ये टोटल कितना आ गया, 0 0 5 4, 4500। टोटल 4500 कंप्यूटर सोल्ड हुए हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें जब सेंट्रल एंगल निकालना होता है ना, तो एंगल हम कैसे निकालते हैं, कितने का हमको निकालना है, 340 का, राइट। तो 340 में क्या करेंगे, अपॉन का टोटल करेंगे, 4500 इंटू का 360 डिग्री। ये 360 डिग्री इक्वल्स टू कितना था, 45 था टोटल। तो हमें 340 की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हम 340 अपॉन का 4500 इंटू का 360 कर देते हैं। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 0 से ये 0 काट दो, 9 चौको 36, 9 5 45, कितना आया, 4 चौको 16, 4 3 12 1 13, 136 अपॉन का आपको कितना करना है, 5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 27.2, ऑप्शन नंबर
ये आ जाएगा, देखो कैसे आएगा, आप इसको काट दो, 5 दूनी 10, कितना बचा 3, 36 होगा, 5 सत्ते 35, एक बचा, 5 दूनी 10, 27.2 डिग्री आपका आंसर है। ये डाटा हैंडलिंग चैप्टर में से आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई जेड आर रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेसेस वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड। तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि पिरामिड में फेसेस वर्टिसेस और एजेस होते कितने हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फेसेस कितने होते हैं। एक पर ट्रायंगुलर पिरामिड की अगर आप बात करोगे वो होते हैं 4, ठीक है। फिर वो उसको कितना दिया हुआ है यहाँ पे, हम वो भी लिखते हुए चलते हैं, एक सेकंड दोबारा से लिखते हैं। फेसेस कितना दिया हुआ, एक्स को माना हुआ है ना, एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 4 फेसेस होते हैं एक पिरामिड में। फिर वर्टिसेस की बात हुई है, वर्टिसेस, इसको क्वेश्चन में कितना बोला हुआ है, बाई, ये कितने होते हैं 4। फिर आता है एजेस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है जेड, ये कितने होते हैं एक पिरामिड में, ट्रायंगुलर पिरामिड में 6। अब आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड के जगह पे ये नंबर्स पुट करने हैं और देखना है इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे देखो, आप ऊपर से भी शुरू कर सकते हो, नीचे से भी शुरू कर सकते हो। तो देखो फेसेस एक्स है, तो एक्स की जगह यहाँ पे कितना है 3x, तो हम क्या लिखेंगे, 4 तिहाई 12 प्लस 2/, तो 4 दूनी 8 माइनस का 3z, 6 3 का 18, कितना आ रहा है, माइनस का 8 8, कितना आ रहा है 2। क्या ये नहीं है, इसमें तो 4 दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर 3x मतलब 4 तिहाई 12 प्लस 3/, 4 तिहाई 12 माइनस का 2z, 6 दूनी 12 इक्वल्स टू 6 आ रहा है, नहीं ये तो 12 आ रहा है। फिर 2x मतलब 8 प्लस का 2z मतलब 12 माइनस का 3/, 12, कितना आएगा 8 आ रहा है, ये तो 6 दिया हुआ है, ये भी रॉन्ग है। इसको चेक करो, 2 चेक करने की जरूरत नहीं, यही सही होगा जब सारी गलत है। तो देखो 2x 8 प्लस का 3/, 12 माइनस का 2z 12, 12 से 12 कट गया, 8 इक्वल्स टू आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। ऐसे हमें इसे सॉल्व करना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर कॉल्ड। ऐसा टेस्ट जो कि रिलेटिव परफॉर्मेंस को स्पेसिफिक ग्रुप के स्टूडेंट से कंपेयर करे, उसको क्या कहा जाता है, आपको बताना है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। उससे पहले आपको इन चारों टेस्ट का मतलब पता होना चाहिए, राइट, कि कौन से टेस्ट को क्या बोला जाता है। तो देखो, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, उसको हिंदी में बोलते हैं मापदंड संदर्भित परीक्षण। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मापदंड संदर्भित परीक्षण। इसमें क्या होता है कि एक क्राइटेरिया बना दी जाती है। जैसे मान लो आपका C-TET का एग्जाम हो गया, कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, आपको बस 90 मार्क्स लेकर आने हैं और आप पास हो। तो ये क्या होगा, क्राइटेरिया एक डिफाइन कर दिया गया पहले से, इसको बोला जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, मापदंड संदर्भित परीक्षण। फर्स्ट का मतलब होता है। सेकेंड है डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये आने वाली प्रॉब्लम्स को डायग्नोस, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना तो वो बीमारियों को डायग्नोस करता है, मतलब पता लगाता है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, निदानात्मक परीक्षण। इसमें क्या होता है, सीखने में आने वाली कमियों और समस्याओं को समाधान करने के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है। फिर है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट नाम से ही पता चल रहा है ना कि अचीवमेंट को मतलब कि बच्चे की सक्सेस पे फोकस हुआ है। उपलब्धि परीक्षण इसको हिंदी में बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उपलब्धि
परीक्षण। कौशल का मूल्यांकन इसमें बच्चे का होता है। नेक्स्ट है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? मानक संदर्भित परीक्षण। मानक संदर्भित परीक्षण। इसमें क्या होता है कि कंपैरिजन होता है। किससे कंपैरिजन होता है? पीयर से आपका होता है, जो आपके साथ में लर्नर्स हैं उनसे आपका कंपैरिजन क्या होता है इस टेस्ट में, उसको क्या बोला जाता है? मानक संदर्भित परीक्षण। तो क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा था कि ऐसा टेस्ट जो कि इंफॉर्मेशन देता है रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, की रिलेटिव परफॉर्मेंस, जैसे हमने बताया ना कि पीयर जो होते हैं उनके मेंबर्स, परफॉर्मेंस ऑफ मेंबर्स जो साथ के हैं उनका स्पेसिफिक ग्रुप, इसको क्या बोला जाता है? आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट, मानक संदर्भित परीक्षण इसका सही जवाब है, जो कि आपके पीयर्स से आपकी कंपैरिजन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज an effective teaching learning material to introduce basic concepts such as shapes, perimeter, area and characteristics of पॉलीगॉन्स, कि ऐसा कौन सा इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जिसको यूज़ किया जाता है? तो उस मटेरियल का नाम है जियो बोर्ड। ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके तहत आप शेप्स को, पेरीमीटर्स को, इन सबको सिखाते हैं। ये एक बोर्ड होता है जिसमें कुछ कीलें लगी होती हैं, ठीक है, एक बोर्ड होता है जिसमें कुछ कीलें लगी होती हैं। उन कीलों में बच्चे क्या करते हैं? रबड़ फंसाते हैं और फिर उन रबड़ की हेल्प से वो शेप्स बनाते हैं और ऐसे सीखते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अलग अलग शेप्स बना के सीखते हैं, इसको बोला जाता है जियो बोर्ड। ये होता है आपके शेप्स, पेरीमीटर, ये सब सिखाने के लिए, पॉलीगॉन्स जो भी आप पढ़ा रहे हो उसके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, x अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस का 1/3 की पावर -3 डिवाइड बाई 2/3 की पावर -4, देन द वैल्यू ऑफ इसका आपको बेसिकली बताना है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गई है। ये क्या था? माइनस इसकी पावर -1, इसकी पावर भी -1। तो बेसिकली आपको ये दिया हुआ है। यहाँ पे आप यूज किसका हुआ है? सडर इंडिसेस में जो हम पढ़ते हैं एक ये रूल, a की पावर -1 इक्वल्स टू क्या होता है? 1/a। इस पे बेस ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बनाया गया है सडर इंडिसेस चैप्टर से। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। x अपॉन वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है -1/3 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर -4। तो हम ये a की पावर -n वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसको हम क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पावर n हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? -3 की पावर 3 हो जाएगा। हमने इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाई 1/3 को आप रिवर्स करोगे तो 3 आएगा ना इसका, जब पावर -1 करोगे आप तो इतना आएगा। तो हमने उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 2/3 की पावर -4 है, तो हम इसको क्या करेंगे? 3/2 की पावर 4 कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर दो। इसमें भी तो माइनस नहीं लगा था, कहीं नहीं लगा है, राइट। तो माइनस का आप 3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 3 रखा ना, 9 3 27, माइनस का 27 अपॉन में 3 की पावर 4, दिस विल बिकम 81 अपॉन का 2। अब आप जब इसको आप सिंप्लीफाई करने जाओगे तो माइनस का 27 इंटू का 2/81, तो 27 चौवन 27 81, ये आपको कितना आ जाएगा? हाँ, ये मैंने 2 का तो क्यूब 4 टाइम्स किया ही नहीं। देखिए मैंने ब्लंडर कर दिया, ऐसे मिस्टेक, सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो ये कितना था?
जैसे हमने 3 की पावर 4 टाइम्स किया तो 2 की पावर भी तो 4 होएगा। तो 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना जाएगा 16। तो आपने इसको काटोगे तो आप कितना आएगा माइनस का 16 अपॉन का 3, एक्स अपॉन वाई आ गया आपका, कितना आ गया माइनस का 16 अपॉन का 3। तो आपको क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना था, आपको जो क्वेश्चन में सॉल्व करना है वो क्या सॉल्व करना है, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर -1 इंटू का वाई अपॉन का 3 की पावर -1। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, ये x अपॉन वाई आया हुआ है, राइट। तो अगर इसका हम अपोजिट करेंगे, ये कॉमन सेंस है ना, तो अगर x अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस का 16 अपॉन 3 आया है, तो अगर आप y अपॉन का x निकालोगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन का 16 हो जाएगा। तो जहाँ पे x y है वहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे, जहाँ पे y x है वहाँ पे ये वाली वैल्यू रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो x अपॉन का y है मतलब माइनस का 16 अपॉन का 3, प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, y अपॉन एक्स मतलब 3 अपॉन का 16, ये टोटल का पावर -1 है इंटू का y अपॉन 3, सॉरी y अपॉन एक्स होगा ना, यहाँ पे y अपॉन 3 कैसे होगा, y अपॉन एक्स होगा, y अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स क्या है, माइनस का 3 अपॉन का 16 की पावर -1। हम अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो 16 का माइनस का 256 माइनस का 9 अपॉन का 48 की पावर -1 इंटू का माइनस का 3 अपॉन का 16 की पावर -1। अब ये माइनस का 1 है जहाँ पे, तो वो हम रिवर्स कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कि एक की पावर, आप अगर आप क्या है देखो, ए की पावर अगर -n है तो आप क्या लिख दोगे, ए की पावर n, है ना। तो आप अपोजिट कर देते हो, तो ये है तो हम इसको पलट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 48 और बटे में इन दोनों को ऐड आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 265 इंटू का सेम ये भी पलट जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 16 अपॉन का 3। अब इस माइनस से आप ये माइनस काट दो, 3 से इसको काट दो, 16 टाइम्स चला जाएगा, कितना आ जाएगा 256 अपॉन का 265। ऑप्शन में है क्या 256 अपॉन का 265, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। 56 क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं, मतलब कि 30 क्वेश्चन आपके पहले सीडीपी के रहते हैं, फिर 31 से 60 के क्वेश्चन आपको किसके होते हैं, मैथ्स के होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो क्या दिया हुआ है, सिलेंडर से क्वेश्चन आया है, ये आपके 3D में आता है, राइट। तो क्या आया है कि हाइट जो है वो 3 गुनी है रेडियस की। एरिया ऑफ द बेस इज इतना, तो बेस का जो एरिया है वो कितना होता है, हमने पहले भी पढ़ा, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है बेस का एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आप पुट कर दोगे, ये 616 दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व कर दो, 22/7 पाई की वैल्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 616। आप इसको अब 11 से काट दो, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 चौका 66, फर्दर 2 से काटोगे तो 28। आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 28 इंटू का 7। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा 196। इसमें से आपका 14 बाहर आ जाएगा, तो रेडियस हमारी कितनी आ गई 15 आ गई। यहाँ पे h हम निकाल लेंगे, h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14 इंटू का 3, तो कितना हो जाएगा 42। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ था, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। तो हमको कैपेसिटी निकालनी है, मतलब हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह हम क्या रखेंगे 22/7। आर हमारी कितनी आई है 14 इंटू को 14 और एच कितनी आई है 42।
या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप कैसे कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे था पाई आर स्क्वायर, राइट, ये आपको पता ही है 116 है, तो इसके जगह पे आप टोटली रख दो ना 116, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 116 बोल रही हूँ, 6 से 16, तो 616 इंटू का आप 42 कर दोगे, क्योंकि ये पूरी वैल्यू तो इतनी है ना, तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन आप करोगे 7 से काटोगे 2 बार, फिर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा वही आंसर आपका, लेकिन आपको 6 से 16 पहले से पता है क्योंकि ज़्यादा कुछ कट नहीं रहा है। ये आपका आ गया इतना, तब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आएगा 42, आप क्या करो पहले 4 से कर दो, तो 16 चौको 64 और 6 चौको 24, फिर 2 से करोगे तो 16 दूनी 32, 6 दूनी 12, दोनों को जोड़ दो, 4 3 7, 6 2 8, 4 1 5 और 2, ये आ गया आपका बेसिकली सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। अब आपको लीटर में कैपेसिटी बतानी है, तो इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें क्या पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है 1 लीटर, तो इतने सेंट की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपॉन का 1000 कर देंगे ना, 25 था, 25872 अपॉन का 1000 कर देंगे, दिस विल कम 25.872 लीटर क्यूब। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A1 इज द करेक्ट आंसर। आपने पहले सेंटीमीटर में निकालना था, उसने लीटर में पूछा था, तो आपने उसको लीटर में कन्वर्ट किया, राइट। अब फिर से आपका सडन इंडिसेस से सवाल आया है, ये क्या है 50, बड़ा सा अंडर रूट आप लगा लो, अलग अलग दिया हुआ है बेसिकली, कैसे ये दिया हुआ है देखो, 50 43 इंटू का 50 अपॉन का 32 इंटू का 1323, अब आप इस हटा दो, पूरे में इकट्ठे लगा दो, तो कितना हो जाएगा 50 43 इंटू का 50 अपॉन का 32 इंटू का 1323, मैं देख रही हूँ इसको आप 3 से काट दो, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 एकम 3, इसको फर्दर काट दो 3 से, तो 3 एकम 3, 2 3 छंग 18, 2 बचा, 3 अठे 24, 3 एकम 3, ठीक है। फिर आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर दो फर्दर, तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से काट दोगे तो 25 बार, इसको आप काट दोगे तो 16 बार, तो आपने जब देखा कि काटने के बाद आपका क्या बचा, 1681 इंटू का 25 पॉइंट का 16 इंटू का 441, आप देखोगे कि यहाँ से 1681 जो है आपका वो 41 का स्क्वायर होता है, 41 बाहर आएगा, 25 आपके 5 का स्क्वायर होता है, और 16 जो है आपका 4 का स्क्वायर होता है, और 4 से 41 आपके 21 का स्क्वायर होता है, तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा 205 बटेगा 2184, आपका आ गया 205 बटेगा 84, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये फर्दर किस में से आया, सडन इंडिसेस में से आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट, ये पेडागोगी का क्वेश्चन है, ओके। व्हाइल टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट ऑन आइटम्स, अ टीचर कैन प्लान अ ट्रिप टू अ लोकल मार्केट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस इज, टीचर जो है उसको डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, उससे उसने एक ट्रिप वो प्लान कर सकता है लोकल मार्केट के लिए, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है, तो फर्स्ट है इट वुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू सी डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स रिलेटेड टू सेल्स एंड डिस्कस विद शॉपकीपर हाउ टू कैलकुलेट इट, बच्चा लोकल मार्केट में जाएगा तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो डिफरेंट एडवर्टीजमेंट देखेगा सेल से रिलेटेड, और वो शॉपकीपर के साथ क्या करेगा, डिस्कस करेगा, ये तो सही लग रहा है, टिक लगा लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। इट वुड बी अ टाइम फॉर एंजॉयमेंट, टीचर एंड स्टूडेंट्स नहीं भाई पढ़ने गए हैं, ट्रिप थोड़ी ना करने जाएंगे बाहर स्कूल से। इट इज़ मैंडेटरी टू हैव सच टाइप ऑफ फील्ड ट्रिप एज सजेस्टेड टू नेशनल, नहीं।
इट वुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू फॉर्मली लर्न द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉर्मली का मतलब होता है आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, तो इसमें फॉर्मल नहीं, आपको पुराने तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि बच्चे करके देख के सीखेंगे, ना कि सिर्फ बुक से। तो ऑप्शन नंबर 1 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 5 3x plus 4 minus 8 6x plus 7 equals to 9x minus का 8, then what is the value of 3x plus 4? अच्छा, आपको पहले यहाँ से x इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे कितना दिया हुआ है 5 3x प्लस का 4 माइनस 8 6x प्लस का 7 इक्वल्स टू 9x माइनस का 8। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, 5 15x प्लस 5 को 20 माइनस का 8 48x प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा 8 7 56 9x माइनस का 8। अब x आप एक साइड कर लो और नंबर्स जो वेरिएबल है उसको डिफरेंट साइड कर लो। तो कांस्टेंट को एक साइड कर लो, वेरिएबल को एक साइड कर लो। तो x वाले को हम क्या करेंगे, उधर लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 9x, ये आपका माइनस का गया तो प्लस हो गया, प्लस का 48x, ये प्लस इधर था तो इधर गया तो माइनस का 15x हो गया, इक्वल्स टू, ठीक है। आप उसको इधर लेके गए तो इन नंबर्स को आप इधर लेकर आओगे, ठीक है। तो क्या है आपका 20 दिया हुआ है, माइनस का 56 दिया हुआ है, प्लस ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 48 है, ये माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 है तो आपका 42x बचेगा। कितना बचेगा 42x। इधर आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपका माइनस का 56 है और 28, तो माइनस का 28 आएगा। अब x इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस का 28 अपॉन का 42। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, 7 से काटोगे, 7 14 से काट दो, 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, तो माइनस का 2/3। अगर आप 7 से काटे तो 7 चौक 28, 7 छंग 42, फिर 4 और 6 को फर्दर 2 और 3 से के रेशो में आप ले आते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 2/3। अब हमें सॉल्व कितना करना है, 3x प्लस का 4, राइट। तो हमें क्या निकालना है, 3x प्लस का 4। अब ये वैल्यू जो आई है आपकी, आप उसको इसमें पुट कर दोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू का माइनस का 2/3 प्लस का 4। थ्री से आप 3 काट दो, माइनस का 2 प्लस का 4, आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये कहाँ से आया है, अलजेब्रा से आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। हमने टोटल क्वेश्चंस कर लिए, नो, वन मोर क्वेश्चन इज हियर। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 72। अब इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो कि 72 से नहीं डिविजिबल है, हमें तो ये पता होना चाहिए कि 72 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है, राइट। तो 72 से डिविजिबल होने के लिए उस नंबर को 8 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 9 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, राइट। 8 इंटू का 9 होता है क्योंकि 72, तो द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 8 and 9 बोथ, राइट। इसको अगर 72 से डिविजिबल होना है, अब हम डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं, 9 का और 8 का क्या है। सो डिविजिबिलिटी, कलर चेंज कर देते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 9 क्या कहती है डिविजिबिलिटी रूल बाई 9 का, कि सम ऑफ डिजिट्स must be divisible by 9। अगर किसी नंबर को 9 से डिविजिबल होना है, मतलब कि उस नंबर का जो डिजिट्स हैं उनका सम करोगे तो उसको भी 9 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। और डिविजिबिलिटी बाई 8 क्या कहती है, डिविजिबिलिटी बाई 8
वो कहती है अगर नंबर्स के लास्ट के 3 आपको डिजिट देखने हैं उनको 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो लास्ट 3 digits must be divisible by 8। कि अगर लास्ट के 3 अंक जो हैं वो 8 से डिविजिबल हैं तो वो 8 से डिविजिबल होगा। तब हम फाइंड आउट करते हैं कि इनमें से कौन कौन से नंबर हैं जो 8 और 9 से डिविजिबल हैं कि नहीं। चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं। पहले आप इसका सम देखो कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 9 और 8, और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब देखते हैं कौन से नंबर डिविजिबल हैं कि नहीं। ऑलराइट, कलर हम करते हैं चेंज, लेट्स चेक। अब यहाँ पे 9 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो फर्स्ट 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सम ऑफ इट्स डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो देखते हैं 9 से जहाँ जहाँ 9 आए आप काट दो। 9, 5, 4, 9, 2, 1, 3। 3 क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं, डिविजिबल नहीं है। 8 से अब चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 पहले से ही फेल हो चुका है। अगर 9 से भी होता तो फिर हम 8 से भी चेक करते, तो नहीं। और देख के पता चल रहा है कि लास्ट के 2 डिजिट 9 से 8 से डिविजिबल नहीं होंगे। सो ये ऑप्शन जो है हमारा डिविजिबल नहीं है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? नॉट डिविजिबल। ए फर्स्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है। लेकिन हम चेक कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम आगे भी चीज़ों को सीख लेते हैं। इसको आप अगर देखोगे लास्ट के 3 डिजिट 8 से तो डिविजिबल है नंबर 2। अब क्या 9 से भी है? 8, 8, 2, 16, 8, 1, 24, 8, 4, 32 प्लस 4, 36। 36 9 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल होता है। ये है, मतलब ये डिविजिबल है। 8 प्लस 8 कितना हो गया? 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 7 27। 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 8 से है कि नहीं? लास्ट के 3 डिजिट चेक करो। 8, 28, 64, 6 बचा, 64 हो गए। हाँ ये भी है, बिल्कुल है। अब इसको चेक करो। 9 काट दो, 5, 4, 9 काट दो। 9 से तो डिविजिबल है। अब 8 से चेक करो। 112 बिल्कुल है 8 से डिविजिबल। 8 एकम 8, 3, 8 चौक 32, 14 8 112 होता है। सो बेसिकली हमें बताना था कौन सा 72 से डिविजिबल नहीं है। तो ये तीनों नंबर थे वो 72 से डिविजिबल थे, सिर्फ एक ही था जो कि नहीं था, तो वही हमारा आंसर हो गया। तो दिस वाज ऑल 30 क्वेश्चंस ऑफ सीटेट मैथ्स पेपर 2। आई होप आपको इसने हेल्प करी है जानने में कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, किस टाइप से सीटेट क्वेश्चंस पूछता है, कौन से टॉपिक का वेटेज कितना है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करो कि कौन से टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। और हम रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, और आप नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ सके। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई क्वेश्चन है आपको समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट उसको पढ़ूंगी और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं उस आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगी। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।